नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस और बड़े ही धूमधाम से इस स्थापना दिवस को मनाया गया है। चूंकि केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, कई सारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस 42 साल के सफर में भारतीय जनता पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी किसी को समर्थन देकर सरकार बनाई, कभी समर्थन लेकर सरकार बनाई, ज्यादातर वक्त विपक्ष में बैठी। लेकिन पिछले 2014 से देखें तो लगातार 8वां साल है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है और एक बार फिर से बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। कुल मिलाकर स्थापना दिवस के मौके पर तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियों का जिक्र किया, नियत का भी जिक्र किया। और सबसे खास बात यह नजर आई स्थापना दिवस में, देश के तमाम हिस्सों में स्थापना दिवस जो मनाया गया है और टोपी का एक ट्रेंड नजर आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। नीतियां भी, नियत भी, टोपी भी। आज बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। 2 सीटों से शुरुआत करने वाली पार्टियां देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। स्थापना दिवस को लेकर दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में है या नहीं है, वहां भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस को बड़े ही जोश और खरोश से मनाया। वहीं प्रधानमंत्री ने 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। जहां पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। पीएम ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। इसके अलावा अपनी नीतियों और नियत का भी जिक्र किया। वहीं सबसे खास बात आज ये नजर आई कि बीजेपी की भगवा टोपी का आज ट्रेंड देखने को मिला। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर ऊपर से लेकर नीचे तक नेता और कार्यकर्ता भगवा टोपी लगाए दिखे। इशारा तो यह कह रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी टोपी को भी अपना सिंबल बनाने जा रही है। बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक सभी लोग ये टोपी पहने नजर आए। स्थापना दिवस के मौके पर टोपी पहनने के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को पहले से ही ताकीद कर दी गई थी। यही वजह है स्थापना दिवस के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले पूरे प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय पर टोपियां पहुंचा दी गई। इन टोपियों पर बीजेपी के साथ ही उसका चुनाव चिन्ह कमल भी छपा हुआ है। तो जिस टोपी को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में खूब हमला बोला गया, अब वही टोपी बीजेपी की शान बढ़ा रही है। फर्क बस इतना है कि हमला लाल टोपी पर था और ये भगवा टोपी है। इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे कि क्या अब बीजेपी को रोक पाना विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर बन चुका है और जिन नीतियों और नियत की बात पीएम मोदी कर रहे हैं उसको जनता ने सिर आंखों पर बैठा लिया है। सबसे पहले आपको सुना देते क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है, भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती हैं। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है,
एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं प्रधानमंत्री के भाषण की अहम बातें। पीएम मोदी के भाषण की अहम बातें। स्थापना दिवस के अहम होने के 3 कारण बताए। इस समय हम देश की आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा, तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियाँ। तीसरा, 4 राज्यों में भाजपा के डबल इंजन की सरकार वापस लौटी। हमें मानवता की बात करने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। आज देश के पास निर्णय शक्ति और निश्चय शक्ति भी है। पीएम ने कहा कि आज देश के पास निर्णय शक्ति और निश्चय शक्ति भी है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहा है। भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी। प्रधानमंत्री बोले कि हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है और इसके नुकसान देश को समझाने में सफल रही है। भाजपा का विजय तिलक करने माताएं बहनें आगे आती हैं। मोदी ने कहा, आज महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई हैं। महिलाओं में सुशासन और कड़े कानूनों से सुरक्षा का भाव हमने पैदा किया है। स्वास्थ्य से लेकर रसोई की चिंता की है। नारी शक्ति में आत्मविश्वास पैदा हुआ है जो भारत को दिशा दे रहा है। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राजनीति से राष्ट्रनीति को अलग करके चलने वाले लोग नहीं हैं। अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। सरकार के अभियानों के सारथी भाजपा के कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश जमीन से जुड़े तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उनके सारथी आप ही हैं। आपसे आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़े। सरकार गरीबों के लिए जो योजना चला रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें। तो स्थापना दिवस का तो मौका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये चुनाव का मौका नहीं है, चुनावी माहौल नहीं है। अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और अपने भाषण में उस सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, जो योजनाएं हों या फिर जो योगदान भारतीय जनता पार्टी का सरकार का देश के लिए रहा है वो हो, तो ऐसी बातों को जोड़कर प्रेजेंट करना और एक नब्ज पकड़ने का जो काम है, चाहे इसके लिए प्रधानमंत्री चर्चित भी रहते हैं, जाने भी जाते हैं, वो बाखूबी उनको आता है। मौका तो था स्थापना दिवस का, लेकिन जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने मंच से कहीं ना कहीं ये लोगों के
अंदर तक पहुंचती है, उनको लगता है नहीं ये सरकार बेहतर है। ये कला प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से आती है और इसी का नतीजा है लगातार जो सरकार बनाने का सिलसिला है तमाम राज्यों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं जाता है, कार्यकर्ताओं को नहीं, प्रधानमंत्री को खासा जाता है। आज भी प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ब्रांड है बीजेपी के लिए। और आपको बता दें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज जो तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। रोहित सक्सेना है, बीजेपी प्रवक्ता है। रोहित जी, स्वागत है चर्चा में आपका। इसके अलावा मदन मोहन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मदन जी, आपका भी स्वागत है। और उमा सिसोदिया, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। उमा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत रोहित जी आप ही से करेंगे, क्योंकि स्थापना दिवस का मौका है। 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, बहुत बहुत बधाई आपको। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तमाम बातें कही, तो ये माने कि हर वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। आज जो भाषण था, तमाम सारी बातों को जो कहा, कहीं ना कहीं उसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़े और जो लोग सुन रहे हैं उन पर भी पड़े, ये माने। जी शैलेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा मैंने कई बार आपके चैनल के और अन्य चैनलों के माध्यम से भी कहा है, हम केवल चुनावी मोड में नहीं रहते हैं, हम पूरे 5 साल काम करते हैं। और उस काम के दौरान जब चुनाव आ रहा होता है तो हम केवल अपने काम को करते करते चुनाव में भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ अन्य पार्टियों की तरह कि जब चुनाव आ रहे होते हैं तो हम एग्रेसिव हो रहे होते हैं, पार्टियों के काम गिना रहे होते हैं। हम काम करते चले जा रहे होते हैं और उसी काम के दौरान जब चुनाव आते हैं तो हम लोग जोश के साथ लग जाते हैं। जैसा आपने भी कहा, यदि अगर कार्यकर्ताओं के बेस की बात करें तो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुके हैं, और यदि सदन में सहभागिता की बात करें तो भारत की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं ही हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, आप अगर देखें लगातार 2014 के बाद से, तो इस देश में, प्रदेश में हो रही जाति की, धर्म की राजनीति को खत्म कर राष्ट्रवाद की ओर जो हमने राजनीति को मोड़ा है, वो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा, जो एक वंशवाद की जो राजनीति थी कि पार्टी पूरी एक पार्टी किसी परिवार को ही सौंप दी जाती थी। आप देखिए, हमारे पहले अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के 1980 से लेकर के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी पार्टी में। जब हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुए, तो कभी भी हमारे यहाँ पैतृक रूप से पार्टी की बागडोर वंशवाद की तरह राजा का बेटा ही राजा होगा, इस तर्ज पे कभी भी नहीं दी गई। तो ये मुझे लगता है ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। और जैसा आपने मोदी जी के लिए कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी हमारे यहाँ एक बड़े ब्रांड के रूप में ही हैं। और हम सारे छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे नेताओं को और नए पदार्पण करने वाले नेताओं के लिए एक सीख है कि प्रधानमंत्री ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व जब कहीं जाते हैं, खासकर अभी अगर हाल में आपने बनारस में देखा है, तो जनता के बीच में चले जाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, पान खाते हैं, बात करते हैं, वार्ता करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। अभी आपने देखा होगा उन्नाव में एक रैली के दौरान वहाँ के अध्यक्ष ने पैर छुए थे उनके, तो पलट के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर छुए, उनका आप कार्यकर्ता हमारे लिए बड़े। तो ये सारी चीजें हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को एक हौसला देती है काम करने के लिए। आज हमारी संख्या 18 करोड़ इस देश में हो गई है कार्यकर्ताओं के रूप में, जो कि कई देशों की जनसंख्या से भी कई अधिक है। तो मैं यही कहूंगा कि ये खुशी का अवसर है। 42 साल हमारे हो गए हैं और जिस तरह से पार्टी चल रही है, जो हमारा आला कमान हम लोगों को एक नेतृत्व के प्रदान कर रहा है, हम लोगों को जो एक मार्गदर्शन दे रहा है, उसके तौर पे अभी देश में बहुत कुछ करना बाकी है। और हम आपको वादा दिलाते हैं ये करते जाएंगे। और हमने जाति धर्म की राजनीति को खत्म किया है और इसको देश में वापस लौटने नहीं देंगे। जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मदन मोहन जी बने हुए हैं। मदन मोहन जी, 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी ने आज मनाया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में इस वक्त हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये संख्या बहुत कम है, 1 करोड़ 80 लाख। क्या लगता है कि अब
वापस उस मुकाम पर आना आपको बहुत समय लगेगा? एक बड़ी चुनौती है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार, अपनी प्रशंसा खुद करती है जनता की अपेक्षा। आज स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का है, उनको बधाई देते हैं। लेकिन प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, द्वितीय अध्यक्ष आडवाणी थे, तृतीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, जो दोनों लोग हैं। उनका भी कोई वक्तव्य आता, आज वो संगठन इनके यहाँ सर्वोपरि नहीं, सरकार सर्वोपरि है। हर जगह मोदी बोलते हैं, संगठन सेकेंडरी है। बड़ी तस्वीर आती मोदी की, संगठन की छोटी आती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मोदी जी ने कि महिलाओं का हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी में श्रीमती स्थापना से लेकर, एनी बेसेंट से लेकर के, सरोजनी नायडू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक कई महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुई हैं। केवल महिलाएं नहीं, ये परिवार की बात करते हैं। हमारे यहाँ सरदार पटेल अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ बदरुद्दीन तैयब रहे, हमारे यहाँ एक नहीं एक श्रृंखला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के पट्टा सीतारामैया से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर के बड़े बड़े महान लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। और जो ये कहते हैं परिवारवाद की बात, अगर सेना में एक बेटा शहीद होता है और दूसरा बेटा अगर शहादत के लिए सेना में देश की सेवा के लिए जाता है, उसको लोग गौरवान्वित करते हैं। आज देश में अगर हमारी पार्टी का एक नेता शहीद हुआ, उसका बेटा देश के लिए कुछ काम करना चाहता है, तो जिनके संतान नहीं होती है, जिनकी औलाद नहीं होती हैं, जिनके परिवार नहीं होते हैं, किन्नरों का परिवार नहीं चलता है। परिवार चलता है जिनके परिवार होते हैं, जिनके शहादत का जिनका इतिहास होता है। कांग्रेस ने शहादत का इतिहास है। हमने आज़ादी के पहले जहां तमाम लोगों को खोया देश की आज़ादी के लिए, एक उदाहरण बता दें, भारत की आज़ादी में इनका मुखबिरी का इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी का। हमेशा आप देख लीजिए, इनके चाहे जिनकी मुखबिरी रही हो, महात्मा गांधी की हत्या से लेकर के। मदन मोहन जी, एक बात को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात आती है, अध्यक्ष मनोनीत होने की बात आती है, उसको लेकर कहा जाता है कि अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ परिवार का ही जो सदस्य वही अध्यक्ष रहेगा। अभी हमारे केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही संगठन में चुनाव होते हैं। अभी सीताराम केसरी के खिलाफ राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। हमारे इसके पहले उनके खिलाफ श्रीमती सोनिया गांधी के साथ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और बक्से रख के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया होता है, इनके यहाँ नॉमिनेट होते हैं। आज तक बता दिए भारतीय जनता पार्टी या संघ में कभी कोई चुनाव हुआ हो? मैं चुनौती देता हूं। और हर दल का, हर वर्ग का जो योग्य लोग रहे, आज योग्यता की श्रेणी में देखा जाए तो कांग्रेस से ज्यादा कोई योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा। दूसरी बात जो इन्होंने परिवारवाद की बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। सेना में एक लड़का शहीद होता है, दूसरा जाता है, एक भाई शहीद होता है, दूसरा जाता है, जिसमें जज्बा होता है और दोनों को राष्ट्रपति पदक पुरस्कार होता है, वीरता पुरस्कार मिलता है। जो लोग ये बात कहते हैं, मैं उनसे ही कहना चाहता हूं कि आज आप देश में कांग्रेस ने अगर कुछ दिया है भारतीय आजादी के बाद, तो देश में लोकतंत्र दिया है, देश का संविधान की रक्षा दी है, देश में त्याग और समर्पण का इतिहास दिया है, देश में निष्ठा का इतिहास दिया है। और दुनिया में अगर कोई इतिहास बना सकता है, दुनिया में किसी ने भूगोल बदला है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बदला है, जिसने दुनिया में एक देश का और जन्म दिया है, बांग्लादेश का जन्म दिया है। आज ये लोग जो बातें करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सत्ता में तो अडानी और अंबानी भी आज देश को चला रहे हैं। 4 साल में अडानी कहां से कहां पहुंच गए। व्यापारिक दृष्टिकोण से, प्रचार के माध्यम से अगर आप देखिए, जितना फंड गरीबों के लिए नहीं जाता, उससे ज्यादा उन्होंने अपने प्रचार पर खर्चा किया है। महिलाओं को गैस देने की बात करते हैं, 400 रुपए की गैस मिलती थी, उसमें 150 रुपए से सब्सिडी जाती थी, आज 1100 रुपए के गैस सिलेंडर हो गया है। महिलाओं की उसकी बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को गैस के दे रहे हैं। आज ये बात जो केवल प्रचार पर भय और लोभ के माध्यम से सत्ता चल रही, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप पत्रकार हैं, कुछ मीडिया के लोग, मैं धन्यवाद देता हूं, कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता जिंदा रखे हुए हैं, वरना आज केवल हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान और शमशान पर चर्चा होती है। आज विकास पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पेगासस मामला क्या हुआ, आज इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आज उस पर चर्चा नहीं होती है कि आज देश में एक हरिजन लड़की को जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। आज तमाम ऐसी घटनाएं हैं पूरी, मैं कहना चाहता हूं, हम जो है सारी, लेकिन हम अपने चैनल से बात खत्म कर लेंगे जी। आज ये फर्क आया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन में। आज संवैधानिक संस्थाएं सब पंग हो गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पर काम करता है।
दिल्ली में चुनाव घोषित करने जा रहा, चिट्ठी जाता है कि नहीं चुनाव नहीं घोषित कीजिए, मैं इसका विलय करने जा रहा हूं। आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज इस तरह से ये कहना गलत है। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं, ये भी गलत है। अगर आप हार गए तो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन गलत है, ईवीएम गलत कर रहा हूं। आज दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा था, चुनाव की घोषणा करने की तिथि निर्धारित हो गई थी, तो उसके बाद इनका नगर निगम का एकीकरण किया गया। पहले भी वो एक था, अब इस बाद में उसको अलग कर दिया गया, उसको फिर से एकीकरण क्यों कर रहे हैं? जब चुनाव घोषित हो रहा था, चुनाव हो जाने देते, चुनाव हो जाने देते। मेरा कहने का मतलब है, आज चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, तब चुनाव आयोग जब बंगाल में चुनाव घोषित करता है, उनके तब तक उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री की होती रहती है, तब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक जाती है। आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जनता की निगाह में गिरी है। आज सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने विपक्षी सीबीआई का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, इस पर मत जाइए। पहले भी होता रहा है, ये गलत बात है। पहले होता रहा है। आपके पास वापस आएंगे मदन जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहा आएंगे आपके पास, वापस आएंगे। ठीक है मदन मोहन जी, लौटेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं, आपके पास वापस आएंगे, मौका देंगे, सबको मौका देना चाहिए। आशीष जी के पास आएंगे। आशीष जी, जहां नियत की बात की गई, नीतियों की बात की गई, कितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की इस कार्यकाल में, इसका फायदा जनता को पहुंचा। हालांकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, उसको हम लगातार उठा भी रहे अपने चैनल के थ्रू अलग अलग कार्यक्रमों में। जैसा कि मदन मोहन जी कह रहे थे कि महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। महंगाई जैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी छाई हुई, इस पर भी बात कर रहे हैं। आशीष जी, टोपी ट्रेंड में आ गई बीजेपी के, जहां लाल टोपी को रेड अलर्ट अभी तक कहा जा रहा था, आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक टोपी में नजर आए, क्या कहेंगे? आपसे गुजारिश है कि मेरा नाम मेजर आशीष चतुर्वेदी है। इस देश का संविधान माफ कीजिएगा मेजर सर, मेजर आशीष जी। जी 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 जी। तो एक थोड़ा सा वो करेक्शन था। बिल्कुल मेजर। बहरहाल देखिए, टोपी लगाना ना लगाना एक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा हो सकती है। हाँ, यदि कोई और टोपी लगाता है, जैसे कि पहले लाल टोपी पे जो है कुछ विवाद जरूर हुआ था, मैं समझता हूँ वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि टोपी लगाना तो बहुत पुराना चलन है, और सेना में भी और अन्य उसमें भी यूनिफॉर्म का भी हिस्सा होती हैं। बहुत से लोग धार्मिक उस पे भी लगाते हैं, तो वो एक मतलब मुद्दा बेवजह का था। मैं समझता हूँ देश में बहुत जरूरी मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके के विषयों पे चर्चा जो है वो मैं समझता हूँ व्यर्थ है। मैं सुन रहा था बात, तो सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे उन लोगों को जिन लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने में शिरकत करी है। और वहीं ये भी कहना चाहूंगा कि जो महंगाई है वो आज बहुत ज्यादा है। मतलब एक तो रहता था, हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, यदि अगर 1 रुपए भी बढ़ता था तो कैसे लोग जो है महंगाई पे इतना ज्यादा राजनीति होती थी। आज वही लोग सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही जो है मैं समझता हूँ बनती है उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, और उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया है। क्योंकि देश में रहने वाले नागरिकों के लिए आज अगर आप देखें महंगाई, और खास तौर पे जब आप डीजल पेट्रोल को जो है आप जीएसटी के बाहर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं कि आप देश में पूरे देश में जो है जीएसटी लाएंगे, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, तो अगर हम आबकारी विभाग की बात करें, पेट्रोल और डीजल की बात करें, तो ये भी तो इसी देश का हिस्सा हैं, इनको भी जीएसटी में लाना चाहिए। क्योंकि यदि अगर हम इनको जीएसटी में आप लाएंगे तो जीएसटी मैक्सिमम मेरे ख्याल से अब 18% ही रह गई है, और जो पेट्रोल डीजल पे अभी जो सरकार जो टैक्स ले रही है देश के नागरिकों से, वो करीब करीब 50% से ऊपर है इस वक्त। तो यदि आप जीएसटी में लाते हैं तो सीधे सीधे जो है उसकी कीमत जो है वो बहुत कम हो जाती है,
और मैं आशा करता हूं कि जो न केवल सत्ता पक्ष बल्कि जो विपक्ष है वो मजबूती से मांग करे सदन के अंदर। और इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बैठक भी करी थी, मीटिंग भी करी थी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के दामों को लाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में इस पर भी विचार होगा और ऐसा होगा भी। उमा सिसोदिया हमारे साथ बनी आम आदमी पार्टी से, उनके पास भी आएंगे। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और हम बात कर रहे हैं आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी बातों का जिक्र किया, नीतियों का जिक्र किया है, नीति का जिक्र किया है, दृढ़ निश्चयता का जिक्र किया है, और तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि आज जनता जो है देश में विश्वास अगर कर रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, और जो पिछले नतीजे आए उसको भी उन्होंने इसमें शामिल किया। इसी पर हम बात करें, तमाम सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उमा सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, सीधे उमा जी के पास आएंगे। उमा जी, जो नीतियां हैं, जो नीति हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद आ रही हैं, उसी का नतीजा है जो पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। कितनी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी को आज उनके स्थापना दिवस की बधाई देना चाहती हूं, और उनको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो खिताब उनको मिला है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और भारत के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है कि आज एक स्थिर सरकार हमारी केंद्र में है। लेकिन मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी, और उसमें जो खास तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई बोल रहे थे, सरोजनी नायडू की बात की उन्होंने, सरदार पटेल की बात की उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस की बात की, और उन्होंने परिवारवाद को पूरी तरह से नकारा। तो मैं उस बात का विरोध करती हूँ। आपका इतिहास बहुत स्वर्णिम है, कांग्रेस का इतिहास बहुत शानदार है, लेकिन आप उस स्वर्णिम इतिहास के ऊपर आज आपका जो हश्र है उसको कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि 414 सांसद, एक जमाने में 404 सांसद राजीव गांधी के टाइम में आपके थे, आज आप 44 सांसदों पर सिमटे हुए हैं। एक जमाने में पूरे देश के 90% भूभाग पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और आज आप सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बनाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, और कहीं ना कहीं परिवारवाद इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को एक मजबूत विपक्षी भूमिका में आने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, मैं इस बात को भी डिनाई करती हूँ। आज पूरी बीजेपी सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी, इनके चारों तरफ इर्द गिर्द इनके घूम रही है पूरी बीजेपी।
पूरी तरह से नतमस्तक है अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर। ऐसा महसूस होता है कि शायद इनके पास सेकंड लीड का कोई नेता ही नहीं बचा, तीसरा कोई नाम ही नजर नहीं आता जब हम बीजेपी के नेताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सारे नेता इन दोनों बड़े नेताओं के ऑरा के सामने बिल्कुल मतलब अंडर एस्टिमेट उनको किया जाता है। तो कांग्रेस ये कहना कि संगठन सर्वोपरि है बीजेपी में, कम से कम आज की तारीख में नहीं है। इससे पहले संगठन सर्वोपरि मैं समझती हूँ कि हुआ करता था, चुनाव भी होते थे और तरीके से काम भी होता था। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे और तमाम नेता जिन्होंने पिछले 30 सालों में 2 सांसदों से या 303 सांसदों को लेकर आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं योगदान आपके बड़े नेताओं का रहा, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से उनको भुला चुकी है। खैर, इसमें आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन करने की बात नहीं है, ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको नेता मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की स्थिति के बारे में, आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है पूरी तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म, घनघोर पूंजीवाद की तरफ देश हमारा बुरी तरह से बढ़ रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता अगर पूरे विश्व के कुछ देशों में है तो उसमें भारत का भी एक नाम शीर्ष पर है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो पैसा कमा रहे हैं अपने पैसे से, लेकिन जिनके पास श्रम शक्ति है उनको उनके श्रम के मूल्य के बराबर पैसा नहीं मिल रहा। और आज स्थिति ये है हिंदुस्तान की कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, और जो लोग नौकरी में है भी वो कम से कम तनख्वाह पर भी नौकरी करने के लिए तैयार है। और पूरी तरह से हमने अपने सारे ही उपक्रम, जितने भी हमारे कंपनीज थी, जो सरकारी कंपनी थी, आप लोगों ने उनको सबको प्राइवेट हाथों में दे दिया। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि प्राइवेट हाथों में देने की इतनी बड़ी मजबूरी क्या थी। क्या हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कैपेबल नहीं थे इन औद्योगिक जो उपक्रम थे हमारे उनको चलाने के लिए? क्या हम लोगों को अपने सरकारी कर्मचारियों को सही तरीके से उनको मोटिवेट करके और उनको अंकुश लगा के भी, मैं समझती हूँ कि उनको जब तक आप उनको टारगेट्स नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, और तब तक वो भी मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। एक अकर्मण्यता की जो एक भावना होती है सरकारी कर्मचारियों में, हम उस भावना को दूर करने की बजाय हमने आउटलेटली हम लोगों ने उनको प्राइवेट में दे दिया। तो मैं समझती हूँ ये सही नहीं है। प्राइवेट कंपनीज, अगर हमारे सारे जो संस्थान हैं वो कुछ प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, कुछ एक मुश्किल से 8 या 10 ही ऐसे बड़े बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना बने हुए हैं। डॉक्टर रोहित, ये बात लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कही जा रही है, आम जनमानस के मन में भी, जहन में भी है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है इस वक्त, तमाम तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। इसको लेकर इस दिशा में क्या बीजेपी सोचेगी कि निजीकरण ना किया जाए, कम किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी आम आदमी पार्टी की बहन की बधाई स्वीकार करता हूं। दूसरा, यदि ये आर्थिक आंकड़े पढ़ती हैं तो इन्होंने गोल्डमैन सच की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। इसमें उसने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है आफ्टर द कोविड, इंडिया का हुआ है 27.5%। यदि रिकवरी रेट की बात करें तो बहन जी ने वो भी पढ़ा होगा कि गोल्डमैन सच की रिपोर्ट है कि हम रिकवरी रेट में अमेरिका और चाइना से आगे हैं। जिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करी जा रही थी कि ये खत्म हो जाएगी, सबसे अच्छा रिकवरी रेट उसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है 10%। तो अब जहां आते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप एक बात मुझे बताइए, यदि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और लोगों में कंपटीशन की भावना करी जा रही है, उनके प्रमोशन, उनके इंक्रीमेंट प्राइवेट जॉब की तरह करे जा रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? ये कहां का सही इंसाफ था कि सारे लोग जो बहुत काम कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं भी काम कर रहे हैं उनको एक ही पैमाने पर नापा जाए, उन सबका इंक्रीमेंट एक ही तरह से बढ़ा दिया जाए, एक ही तरह से सारी चीजें हो जाएं कि भाई 7th पे कमीशन आ गया, 8th पे कमीशन आ गया, सबको इसी तरह से बढ़ा दिया जाए। यदि उनके अंदर कंपटीशन की भावना दी जा रही है कि आप अच्छा काम करिए, आप इंक्रीमेंट लीजिए, आप प्रमोशन लीजिए, तो इसमें क्या बुरा है? और अब जैसे हमारे कांग्रेस के भाई साहब जो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा एक इतिहास बताया, मतलब 28 दिसंबर 1885 से कांग्रेस का इतिहास रहा है, लगभग 150 साल होने की कगार पे आने वाले हैं, और आज पार्टी कहाँ आके खड़ी हो गई। मैं इनको बधाई दूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, कम से कम बीएसपी से तो दुगनी सीटें ये ले आए। देखिए, इतिहास बताने से कुछ नहीं होता। आपने इतिहास में किया क्या है
इसके परिणाम बताते हैं कि आपकी ये वीर गाथा कितनी चल रही है। इनकी वीर गाथा आज इतनी पहुंच गई है कि ये केंद्र में 10% पे समझ गए हैं, उत्तर प्रदेश में खत्म होने की कगार पे हैं, पूरे देश में लगभग 2 जगह ये सरकार बना रहे हैं, वहां अगले इलेक्शन में वहां भी ये खत्म हो जाएंगे। देखिए, काम पर जनता चुनती है, मेरिट पे जनता आपको चुनती है। आपको काम करना पड़ेगा। आपको यह नहीं करना पड़ेगा कि जो आदेश एक घर से निकल के साइन होकर के आ गया, सारे लोग उसी को फॉलो करने रह गए। जैसे हमारी बहन कह रही थी कि हमारी पार्टी 2 लोगों पर सीमित है, शायद थोड़ा सा भूल गए। अभी हाल में ही हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव हमने योगी जी के नेतृत्व में लड़ा, क्या परिणाम रहे ये आपके सामने है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं, कहीं भी ये अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो देखिए, ये चीजें मतलब अगर हम अपने शीर्ष नेताओं के पीछे चल रहे हैं, इसमें बुराई कहीं नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं कि एक आम कार्यकर्ता, जैसे इन्होंने कहा ना आम कार्यकर्ता हमारे यहाँ निगलेक्ट करे जाते हैं, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। आम कार्यकर्ता को उठा करके सीधे उसको बड़ी जगह बैठा दिया गया, उसके काम का फल मिला। ऐसे कई उदाहरण हैं। आप बताइए, अगर मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की बात करूं, ये उनके काम का परिणाम था कि लोकसभा अध्यक्ष उनको बनाया गया। आदेश गुप्ता जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, देखिए, एक आम कार्यकर्ता के रूप में सामने आकर के आए, प्रदेश अध्यक्ष होकर के आए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नया चलन शुरू किया हमने कि जो भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो फिर भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है। तो ये एक बड़ी सोच है। ये आपकी तरह नहीं है कि जो एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी को केवल मंत्रालय बांटते रहें, उसी को देते रहें। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार के समय एक घर में, करुणानिधि के घर में कितने कैबिनेट मिनिस्ट्री होते थे? आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कम से कम हमारे यहां ऐसा नहीं होता। कितने लोग कयास लगा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखिए, कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई, जिन्होंने काम किया उनको इंपॉर्टेंस दी गई। आम लोगों को जो किसी सदन से चुन के नहीं आए, उनको मंत्रिमंडल दिया गया। ये सारी सोच का नतीजा हमारा है। इसके पहले तो लाल बत्ती लगा के घूमते थे ना, ये दिखाते थे मंत्री। लाल बत्ती का चलन किसने खत्म किया? वीआईपी कल्चर किसने खत्म किया? ये हमारी सोच थी। जनता ने हमारे काम पर हमको मेरिट के आधार पर चुना। इसका परिणाम यह है कि आज आम जनता, मैंने पिछली बार भी आपको याद होगा आपके ही चैनल में कहा था, ये उस पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब एक आम जनता कार्यकर्ता के रूप में आपके शामिल हो जाए। और मैंने ये चीज जो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए विधानसभा के, मैंने देखा ऐसे बहुत से लोगों को मैंने पाया कि मैंने उनसे पूछा आप कहां से आए, किसी ने कहा मैं राजस्थान से आया हूं, किसी ने कहा गुजरात से आया हूं। मैंने पूछा आप पार्टी में क्या पोस्ट हैंडल करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं आम वोटर हूं वहां का, मेरा उस राज्य में कोई राजनीतिक पद नहीं है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब एक आम आदमी एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ जुड़ जाए और वो काम करने लगे, दूसरे राज्यों से आने लग जाए, इट्स मीन आपको लोग मेरिट के आधार पर चुन रहे हैं, आपके काम के आधार पर चुन रहे हैं। और मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहूंगा, यदि हम अपने शीर्ष नेताओं के पीछे चल रहे हैं तो हमें बिल्कुल इसका पछतावा नहीं है। हम चलते रहेंगे और हर राज्य में इसी तरह सरकार बनाएंगे। आप सभी लोगों को इसी तरह हर राज्य में पटकनी देंगे और हमें गर्व है हमारे आगे ऐसे नेता चल रहे हैं जिनके पीछे चलकर मदन मोहन जी, हमने 150 साल पुरानी पार्टी, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई और कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई सभी जगह। क्या ये माने कि जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और तमाम विचार विमर्श किया गया, फिर ये कहा गया जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष उनको हटा दिया जाए। उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई, जैसी कि खबर बाहर आई। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सोचेगी नहीं कि कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होना चाहिए? गांधी परिवार से कब बाहर निकल कर आएगी कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर भी सवाल चल रहे हैं, क्योंकि 2024 नजदीक है। या एक बार फिर से जो गांधी परिवार है वही सब डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है? मदन मोहन जी, मेरी समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से इतना डर क्यों लगता है, क्योंकि बाकी सबको तो मैनेज कर लेते हैं। सच बोलने से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारी पार्टी का बड़ा आदर्श उद्देश्य और हम बड़े कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री हार जाता है तो उसको मुख्यमंत्री में हराया हुआ मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री को जनता नकार देती है, रिजेक्ट कर देती है उसके कामों को, तो उसको फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जनता के फैसले के विरोध में ये खुद उसको चैलेंज करते हैं कि जनता नहीं, मैं सर्वोपरि हूँ। इनके लिए हमेशा सत्ता इनके लिए सर्वोपरि रही है। ये हमेशा 365 दिन केवल सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए सोचते हैं।
न इनको देश से कोई मतलब है, न कोई जनता से, न लोकतंत्र से, संस्थाओं से। आज जो सरकारों ने इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, सरकारी संस्थाएं, जहां पर लोगों का जीवन यापन होता था, जो एक संदेश देते थे, आज उनको सब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की मित्र पूछना चाहता हूं, IIT की फीस क्यों 2 लाख रुपए कर दी 40,000 से? मेडिकल कॉलेज की सरकारी फीस क्यों बढ़ा दी गई? आज जो सरकारी संस्थाओं को आप बना तो सकते नहीं हैं, आप उनको बेचने का काम कर रहे हैं। आप रेलवे का हमने ट्रैक बनाया, हमने रेलवे स्टेशन बनाया, आप प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं उसमें, आप उसमें उनके प्रीमियम हिस्सा से उनके पैसे जनता को ले रहे हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी ने वृद्धा बुजुर्गों के लिए छूट दी थी उसको आपने खत्म कर दिया, जो बच्चों के लिए छूट थी उसको खत्म कर दिया। आप केवल वोट की राजनीति करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि वृद्ध नहीं वोट डालें, आप उनको वोट की केवल राजनीति, आपको चिंता रहती कैसे वोट करते हैं। और बड़ी बहादुरी की बात कर रहे थे, इनके जैसे कहीं जमानतें नहीं जब्त हुई है। आज हम कमजोर हुए हैं, हम मानते हैं कांग्रेस कमजोर है, उसका पुनरीक्षण हो रहा है, उसको हम मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम धार्मिक आधार पर, हम धार्मिक उन्माद के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते। हम देश में कभी इस तरह का चुनाव नहीं लड़ते हैं कि कैसे हम देश को बंटवारे के, हम एकता की राजनीति करते हैं, देश की मजबूती की राजनीति करते हैं। इस देश के सारे संसाधनों पर एक जाति एक कौम विशेष का अधिकार है, लेकिन हमारे आप जाति की, आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। कैसे हम धार्मिक उन्माद के माध्यम से तभी आपके नेता कहते हैं मीडिया के सामने इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी एक कौम विशेष का है। ये धर्म की राजनीति नहीं है। फेल है आज इनकी, उद्योग नीति फेल है, आज इनकी शिक्षा नीति कहीं पर नहीं है। अरे कांग्रेस फेल हो गई, आप उसकी चिंता करिए भाई। आज यही कारण है, कांग्रेस फेल हो गई, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। आज हम कांग्रेस खत्म होने कगार पे हो गई, उसकी चिंता नहीं आप कर रहे हैं। अरे कांग्रेस फेल हो गई, राहुल गांधी फेल हो गए, सोनिया गांधी फेल हो गई, प्रियंका गांधी यूपी का बागडोर ली थी। अरे सुनिए ना, प्रियंका गांधी ने यूपी की बागडोर ली थी और यहाँ के कार्यकर्ताओं से समीक्षा की रिपोर्ट मांग रही है कि हार के कारण बताइए। अरे आप यहाँ पे बागडोर थी, आपसे अच्छा कौन जानता है? अनुप्रिया पटेल केंद्र मंत्री हैं, आज उनके, अरे भाई आप मुझे बताइए ना, पहले उनका नाती मंत्री, आप मुझे जवाब दीजिए ना। वसुंधरा राजे का लड़का सांसद है, परिवारवाद के खिलाफ अरे आप मुझे जनता को भ्रमित करते हैं। आप मुझे बताइए ना, लाल किले से प्रधानमंत्री जब झूठ बोलने लगे, जब इस देश, अरे आपने भ्रमित किया है तो ये तभी जनता ने आपको कहाँ ठिकाने लगा दिया। देश में आपने भ्रमित किया है भाई, मीडिया को मैनेज करके। अरे मदन मोहन जी, आप पहले अपनी पार्टी के फेल होने का कारण ढूंढिए। आपके गुजरात हम क्या पास फेल कर रहे हैं उसके परिणाम बता रहे हैं चुनावों में। आपके वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए। और इस बार हमारे पार्टी का जो है, जो प्रमुख प्रचारक है वो उत्तर प्रदेश नहीं आए। राहुल गांधी को हर चुनाव में भेजा करिए, सत्ता पर पहुंचिए, राहुल गांधी को भेजा करिए, हमारा प्रचार अच्छा होता है। देश के हम 300 सीटें नहीं पा पाए, राहुल गांधी नहीं आए भाई। हम तो चाह रहे थे 300, राहुल गांधी को भेजते ना। जो भी करते हैं आपको सत्ता मिली है। राजस्थान के लोगों को आपने बेरोजगार कर रखा है, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी की चिंता है आपको। आप कश्मीर, अरे भाई साहब थोड़ी तो शर्म कर लीजिए कम से कम। लेकिन अपने घर में खाना नहीं दे पा रहे हो, दूसरे घर के बच्चों को लंगर खिलाएंगे। पंडित वहां मारे जा रहे हैं। अरे केवल बातें क्या करना, विवेक से बात करिए, दिखाइए, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करिए भाई, कुछ भी बोल रहे हैं आप। केवल सत्ता के अहंकार में लेकिन मदन मोहन जी, ये भी तो कहा जाता है कि दशकों तक वोट बैंक की राजनीति तो कांग्रेस ने करी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात मंच से बोली भी है कि दशकों तक वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने करी है। आज जनता समझ चुकी है, उसी का नतीजा है जो चुनाव के नतीजे हैं। और अगर आप कह रहे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गया, तो मुख्यमंत्री के चेहरा हरीश रावत थे, वो भी चुनाव हार गए थे। आप कह रहे उत्तराखंड में हम सीटें ज्यादा लाएं, पंजाब में तो आपको सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी को स्वीकारना चाहिए कि हार हुई है, आखिर क्यों हार हुई है, इस पर मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। जिसको जनता ने नकार दिया हो मुख्यमंत्री को, मेरा एक सवाल है शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल है इनसे, शैलेंद्र जी मेरा एक सवाल है। चुनाव हारना जीतना निर्धारित नहीं करता है क्योंकि उसकी पॉपुलरिटी नहीं है। हम धार्मिक का काम को सराहा ना उत्तराखंड की जनता। मेरा एक सवाल है शैलेंद्र जी इनसे, राजनाथ सिंह का लड़का परिवार नहीं है, वसुंधरा राजे का लड़का परिवार नहीं है, एक नहीं 50 उदाहरण मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और प्रधानमंत्री पार्टी की बागडोर नहीं है उनके हाथ में, परिवारवाद का मतलब है पार्टी पूरी ठीक है। वापस लौटेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए मेजर आशीष चतुर्वेदी जी के पास आएंगे। मेजर आशीष जी, आज भी प्रधानमंत्री ने मंच से परिवारवाद को लेकर तमाम बातें कही,
चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंदिरा समाजवादी गांधी पार्टी शहादत हो। दी देश के लिए, आतंकवादियों से लड़ी। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। शहादत दी। मेजर आशीष और भी मेहमान बने हुए हमारे साथ, और भी मेहमान बने हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी आपके पास आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद को लेकर तमाम सारी बातें कही। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आप ही से सवाल है कि आज जो प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर फिर बोला है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो, तो परिवारवाद को निशाना लगातार बना रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि फायदा जो है वो किसी राजनीतिक दल को नहीं बल्कि इस देश के नागरिक को पहुंचना चाहिए किसी भी बात का। अब अगर किसी एक राजनीतिक दल को कोई फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो एक राजनीति का विषय है। राजनीति का मकसद क्या है? सत्ता में आना ही केवल मकसद है या देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना वो मकसद है? ये व्यक्ति जो है या राजनीतिक दल अपनी जो है वो किस नजरिए से उस चीजों को देखता है और वो किस नजरिए से फैसले करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि पब्लिक को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मंत्री था, उसका बेटा फिर मंत्री बन गया, या राष्ट्रीय अध्यक्ष था, या कौन फिर से उसका अध्यक्ष बन गया। ये राजनीतिक दलों के लिए तो एक मुद्दा है, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है। अगर वो व्यक्ति जो बन रहा है, अगर वो काबिल है, वो देश प्रदेश की जनता को कुछ दे रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, वो जो एक आम नागरिक है वो यही अपेक्षा करता है कि जो भी व्यक्ति बैठे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी परिवार से आता हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, यदि उसके कार्यों से, उसकी वाणी से, उसके नजरिए से लोगों का भला हो रहा है तो आम पब्लिक उसमें खुश रहती है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो पब्लिक को फिर जो है वो उससे नाराजगी रहती है। फिर चाहे वो परिवार से जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, कोई भी उससे बहुत ज्यादा फर्क पब्लिक को नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको अंत में यही चाहिए एक व्यक्ति को कि एक कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी हो, उसके जो बिजली के रेट हैं वो कुछ कम हो जाएं, बिजली आए, पानी की समस्याएं हैं, इस तरीके की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उसी पे उसका फोकस कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का जो बिजनेस कर रहा है, जो बड़ा बिजनेस है किसी का, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्या टैक्स बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट, जो ईज ऑफ बिजनेस है उसको कैसे प्रमोट कर रही है, क्या सब्सिडीज दे रही है। अब जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एक बात सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी ने तमाम मंचों से बातें कही, उसका फायदा चुनाव में नजर भी आया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कही कि माताएं बहनें जो हैं वो तिलक लगाने को आगे आ रही हैं। आधी आबादी ने विश्वास किया है बीजेपी पर। तो सुरक्षा का जो मुद्दा कहा जा रहा था, विपक्ष सवाल उठा रहा था, सुरक्षा के मुद्दे में तो पास हो गई बीजेपी। महिलाओं ने भरोसा किया है, वोट दिया है। प्रदेश की बात कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी को 41 पॉइंट समथिंग जो है यानी 41% वोट मिला है। वोट शेयर जो यदि अगर सरल शब्दों में उसे हम समझें तो अगर 100 आदमी वोट डालने जा रहे थे तो उसमें से 41 आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने जा रहे थे। 59 जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने जा रहे थे। अब वो 59 जो है अलग अलग बढ़ गए तो वो कहीं ना कहीं कम पड़ता है, 41 जो है वो उससे कहीं भारी पड़ता है। वो एक चुनावी गणित अलग है। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा लोगों की तादाद जो देश में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो अगर आप उसी जो डेटा आप लोग दे रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है तो उसके मुताबिक देश में ऐसे लोग कहीं ज्यादा हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। तो केवल इस बात पे कि सत्ता में आ जाइए, आप सत्ता में आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप आए हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हैं, लेकिन क्या केवल उसी से जो सुरक्षा है वो क्या बातों से बढ़ जाएगी? जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने विमेन हेल्पलाइन शुरू करी, 1090 शुरू करी, डायल 100 शुरू किया, क्योंकि कुछ आप ऐसी चीजें देते हैं तब आप जो भाई अगर मुझे कोई खतरा महसूस होगा मैं या तो पुलिस को फोन करूंगा या फिर कोई हेल्पलाइन होगी उस पर फोन करूंगा। केवल बातों से तो मैं जो है सुरक्षा नहीं मिल मेजर आशीष, जो आप कह रहे हैं विमेन हेल्पलाइन जो समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी उसका फायदा भी पहुंचा था, महिलाओं को लगने लगा था कि इससे हमें मदद मिल रही। लेकिन फिर वही बात आ जाती 2017 में जब चुनाव में आए तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ उमा जी बनी हुई, उमा जी के पास आएंगे। उमा जी, देश सशक्त तो हुआ है, भले ही महंगाई बढ़ रही हो, तमाम सारे मुद्दे हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कोरोना काल में जहां लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तमाम देश जो थे वैक्सीन को लेकर परेशान थे। 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने वाला देश भारत बना है। इसके अलावा 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो सरकार मदद तो कर रही है योजनाओं के जरिए। मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लोगों तक आत्मनिर्भर नहीं कर पाए। 5 किलो राशन आप एक परिवार को देकर आप अपनी यूपी में तो मना कर दिया चुनाव के बाद कि अब राशन नहीं बटेगा, फ्री राशन स्कीम खत्म हो गई। उत्तराखंड में फ्री राशन स्कीम खत्म हो चुकी है, यानी कि सिर्फ आपने चुनाव में बरगलाने के लिए लोगों को 5 किलो राशन दिया था। गरीब जनता है, आप गरीब को गरीब क्यों रहने देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप सब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है सरकार? 5 किलो राशन देकर आप उनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। अभी एक उदाहरण मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हमने प्राइवेटाइजेशन से इसमें बुरा क्या लग रहा है कि अगर लोगों के बीच में कंपटीशन पैदा हो रहा है। उस समय मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी जब मैंने उनकी बात सुनी। अभी यूक्रेन का संकट आया, हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालना था और एयर इंडिया जो पहले सरकारी हुआ करती थी अभी किसी प्राइवेट समूह की है, उस एयर इंडिया ने अपनी जो फेयर था वो कितना गुना बढ़ा दिया। जो अगर एक मतलब कम से कम 4 से 5 गुना उन्होंने अपने फेयर बढ़ा दिए, कोई चेक नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। उस समय वो जो माँ बाप यहाँ पर हाहाकार। ठीक है, वक्त कम है, लास्ट कमेंट रोहित जी से लेना चाहेंगे। रोहित जी, जैसा कि उमा जी कह रहे हैं फ्री राशन की आप बात करते हैं, आप सशक्त क्यों नहीं बनाते हैं? जो फ्री राशन की नीति है, योजना है, इसका फायदा चुनावों में मिला है बीजेपी को। बहुत से ऐसे परिवार घर हैं जिनके लिए 5 किलो राशन बहुत अहमियत रखता है, लेकिन विपक्षी पार्टी हमेशा सवाल उठाती है। उनका कहना है सिर्फ राशन दे देने से कुछ होने वाला नहीं है। रोहित जी, एक्चुअली इन लोगों ने भूख महसूस नहीं करी है शैलेंद्र जी। जब इंसान का पेट भरा होता है ना, तब वो आगे सोच पाता है, तब वो सशक्त हो सकता है। आप भूखा रख करके किसी सशक्त नहीं बना सकते, तो सबसे पहले उनका पेट भरना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सराहनीय प्रयास है कि हमने पहले उनका पेट भरा, उनको सशक्त बनाएंगे। आपको लगता है किसी को भूखा रख करके आप सशक्त बना सकते हैं? खाली पेट कोई सशक्त मजबूत हो जाएगा? सबसे पहले आपको उसका पेट भरना पड़ेगा। हमने सबसे पहले उसका पेट भरा है, बाकी चीजों पे हम काम कर रहे हैं और हमारे काम पे हमको जनता ला रही है। जैसे उमा बहन जी ने अभी एक बात कही कि एयर इंडिया ने अपना फेयर बढ़ा दिया था, यह बात जैसे ही सरकार के संज्ञान में आई, हम लोगों ने सारे बच्चों को फ्री एयर लिफ्ट किया। जिस बात की प्रशंसा केवल हम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है और देश भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी विदेश नीति की सराहना करी है। तो मेरे हिसाब से जब हमारे दुश्मन हमारी सराहना कर रहे हैं तो इनको उस सराहना में सहभागिता करनी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब हम देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ये विपक्षी हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। ये एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, ये बच्चों को लाने के लिए एक साथ बैठने के बजाय अपना अपना गाना गा रहे होते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और इसी वजह से जनता विपक्षियों का जो हाल कर रही वो आपके सामने है। और हमें बहुत खुशी है कि हम 42 साल में आज देश में उस जगह खड़े हो गए हैं कि अगली बार हम आपसे ये कह सकेंगे कि जो बचे हुए 2 राज्य थे उस पर भी हमारी सरकार बनेगी। पंजाब में आप देख ही रहे, उन्होंने फ्री बिजली पानी का जो बोला था उसके बाद आज क्या हाल कर दिया है, धोखा देकर के सरकार बना ली। आज केंद्र के आगे हाथ फैला रहे हैं। तो ये भी झूठ भी बहुत दिन तक छिपता नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष के लिए जरूर मुश्किल है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य जो पार्टियां विपक्षी पार्टी। अब केंद्र की जो सत्ता बीजेपी की है 2 बार से, उसको चुनौती दे पाना बहुत मुश्किल है। किस तरह से चुनौती देगी 2024 में जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में बात कर रहे थे कि जो 42वां स्थापना दिवस बीजेपी ने धूमधाम से मनाया है, एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है और उसका ओपोनेंट जो है केंद्र सरकार में कहा जाता है। केंद्र की अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ओपोनेंट के तौर पर है, थर्ड फ्रंट भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही मिलकर क्या कितनी चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।
आप देख रहे हैं